A Tale of Two Cities पार्ट 2। इंग्लिश लिटरेचर के मशहूर नावल्स उर्दू ज़ुबान में पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। गरीब को रोटी नहीं मिल रही थी और अमीरों ने चार मुलाजिम सिर्फ खाने की तैयारियों के लिए रखे हुए थे। रोजाना दावतें उड़ाई जाती। हुकूमती मामलात चलाने के बजाय अय्याशियों की तरफ ध्यान था। फ्रांस की क्या बात करें, हर मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान यही फर्क रहता है। जहां अपना मुफाद होता है वो कानून लागू कर दिया जाता है और जहां गरीब का फायदा नजर आता है उस कानून के अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमीरों का ख्याल था कि दुनिया और उसकी आसाइशों को हासिल करना उनका मजहबी और कानूनी हक है, जबकि गरीब को कोई हक हासिल नहीं है। जब अमीर की दौलत खत्म होने लगती तो अपने खानदान के फर्द को दूसरे अमीर से शादी के बंधन में बांधकर दोबारा दौलत हासिल करके अय्याशियों को जारी रखा जाता। मुल्क चलाने वालों की अखलाकी और इंतजामी हालत बेहद खराब थी। सिपाहियों को जंग का इल्म न था। मजहबी लोग मजहब से दूर, गर्ज ना अहल लोगों ने हुकूमत पर कब्जा किया हुआ था। अमीरों का शानदार इलाज और गरीब बगैर इलाज के मर रहे थे। झूठे आलमों की कद्र और पढ़े लिखों की बेकदरी। गरीबों के लिए फटे पुराने कपड़े भी नहीं और अमीरों के लिए आलीशान लिबास। मगर ये अय्याशियां, शानदार लिबास और दावतें भूखे आवाम को नजर आ रही थी। इसी तरह का एक अमीर आदमी मार्की एवरेमोंट अपनी शानदार घोड़ा गाड़ी में बैठा था। शाहाना अंदाज में निहायत तेज रफ्तारी से उसकी गाड़ी भाग रही थी। लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागकर जान बचाते, मगर एक बच्चा भाग ना सका और गाड़ी के नीचे आकर मर गया। आमतौर पर ऐसे मौकों पर गाड़ियां बगैर देखे कि कौन मरा आगे चली जाती थी, मगर ये गाड़ी रुकी। एक गरीब आदमी ने कहा, माफ कर दें, बच्चा था, नीचे आ गया और मर गया। फिर एक लंबे कद का आदमी आगे बढ़ा। वो बच्चे का बाप था। गम की शिद्दत से निढाल चीखा, तुमने इसे कत्ल कर दिया, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया। अमीर आदमी मार्की ने गुस्से से कहा, तुम लोग तो अपने बच्चों की हिफाजत भी नहीं कर सकते, मेरे घोड़े जख्मी हो सकते थे। वो शख्स फिर चिल्लाया, मेरा बच्चा मर गया। डिफार्ज, जो शराब खाने का मालिक था और जिसने डॉक्टर मैनी को पनाह दी थी, वहां आ गया। बच्चे का बाप उसके गले लगकर रोने लगा। सब लोग खामोश थे। डिफार्ज बोला, गम ना करो मेरे दोस्त, जिंदा रहता तो तकलीफें ही उठाता, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। अमीर आदमी ने सोने का सिक्का डिफार्ज की तरफ फेंका। वो मुतमईन था कि बच्चे की मौत की कीमत अदा कर दी है, मगर वो सिक्का वापस उसकी घोड़ा गाड़ी पर आकर गिरा, जिसकी छनक पैदा हुई। अमीर आदमी सख्त गुस्से में आ गया, गालियां दी और कहा कि उन सबको भी मरवाया जा सकता है, उनके ऊपर से भी गाड़ी गुजर सकती है। जो अमीर आदमी ये कह रहा था वही तो कानून था और वाकई ये सब कुछ कर सकता था, बल्कि कर भी रहा था। डिफार्ज की बीवी भी वहाँ मौजूद थी। तेजी से हाथ बुनाई में मसरूफ थे, आंखों में गुस्सा और नफरत। मगर अमीर आदमी के लिए ये सब चूहे थे जिनकी कोई वक़्त और अहमियत ना थी। उसकी गाड़ी आगे गई, दूसरी गाड़ियां भी उसके पीछे रवाना हो गई। मुआशरे का कौन सा ऐसा अहम फर्द था जो गाड़ियों के उस काफिले में ना था, मगर अमीर का साथी था और गरीब चूहे थे। मगर ये चूहे जब रात को अपने बिलों में गए तो जहन इनकलाब की तैयारी कर रहे थे। अपने ऊपर मजालिम के खिलाफ जंग के शोले उनके दिलों में बुलंद हो रहे थे। मैडम डिफार्ज उनमें नुमाया तरीन थी, जिसकी उंगलियां हमेशा बुनने में मसरूफ रहती। उन लोगों के नाम जिन्हें मौत की सजा मिलनी थी,
मार्की अपने घर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात अपने भांजे से होती है। ये वही चार्ल्स डार्नी है जिस पर इंग्लैंड में मुकदमा चल रहा था। वो अगरचे खुद भी अमीर है और एवरीमॉन्ट खानदान का रुकन है, मगर वो अमीरों के गलत रवैयों के सख्त खिलाफ है और कहता है कि अगरचे ये जायदाद उसकी होनी है, मगर वो ये लेने से इनकार करता है और इंग्लैंड मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर लेगा। वो अपने अंकल से बहस करता है कि गरीबों पर जुल्म करना गलती है। किस गरीब, सच्चे और ईमानदार शख्स ने भी अय्याशी और गलत बातों से रोकना चाहा, उसे खत्म कर दिया गया। कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। माँ ने मरते हुए कहा था कि गलतियों की तलाफी करना, मगर मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर सका। उसके अंकल मार्की ने कहा कि जो अमानत हमें विरसे में मिली है उसकी हिफाजत करना और बरकरार रखना ही दुरुस्त है। सख्ती से हुकूमत करना, जबर करना ही कामयाब हुकूमत चला सकता है। जब तक कायनात बाकी है, लोग सख्ती और मार की जुबान समझते रहेंगे। जो ताकत हमें हासिल है उसके लिए जबर जरूरी है। ये मत भूलो कि ऐसी ताकत कितने ही लोग हासिल करना चाहते हैं और कितने थोड़े लोगों को ये हासिल है। देर तक वो अपने अपने हक में दलाइल देते रहे, फिर मार्की सोने के लिए कमरे में चला गया। दिन भर के वाकयात उसे याद आते रहे। बच्चे का गाड़ी के नीचे आकर मर जाना, उसे घर के करीब बताया जाना कि उसकी घोड़ा गाड़ी के नीचे कोई लटका हुआ है। वो कौन था, कहाँ गया, कुछ मालूम नहीं हो सका। सुबह लोगों की आंख घंटे की आवाज से खुली। क्या हुआ? सब परेशान थे। मालूम हुआ कि मार्की को सोते हुए कत्ल कर दिया गया है। सीने में खंजर पेवस्त था, जिसमें एक कागज भी मौजूद था जिस पर लिखा था कब्र इसका इंतजार कर रही है। बच्चे के बाप ने अपने बच्चे के कत्ल का इंतकाम ले लिया था। डिफॉर्ज के जो साथी इनकलाब में उसका साथ देंगे वो याक कहलाते थे। वो डिफॉर्ज को अमीरों के मजालिम का बता रहे हैं। डिफॉर्ज और दूसरे याक सख्त गुस्से में हैं। फैसला कर लिया गया है कि महल और उसके तमाम रहने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहिए। मैडम डिफॉर्ज ने उनके नाम भी बुन लिए हैं। ये नाम लिखने का महफूज तरीन तरीका है। उसकी बुनाई को दूसरे नहीं पढ़ सकते और मौत के फैसले के वक्त वो नाम सामने लाए जाएंगे। 1 साल गुजर गया है और चार्ल्स डार्नी इंग्लैंड में रहाइश पजीर है। उसने लोगों को फ्रांसीसी सिखाने का पेशा इख्तियार कर लिया है और अपनी तमाम दौलत और जायदाद से दस्तबरदार हो चुका है। एक दिन वो डॉक्टर मैने यानी लूसी के बाप से अपनी शादी की बात करता है और लूसी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। डॉक्टर रजामंद है। दूसरी तरफ मिस्टर स्ट्राइवर भी लूसी से शादी का ख्वाहिशमंद है। वो जार्विस लॉरी के हाथ शादी का पैगाम भिजवाता है, मगर नाकाम रहता है। सिडनी कार्टन भी अगरचे लूसी से इंतहाई मोहब्बत करता है, मगर वो उसे शादी का पैगाम देने के बजाय उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहेगी। जेरी क्रंचर पार्ट टाइम के तौर पर ऑनेस्ट बिजनेस करता है। उसका ये ईमानदाराना कारोबार मुर्दों को कब्र से निकालकर डॉक्टरों के पास फरोख्त करना है, जो उन मुर्दा जिस्मों को मेडिकल के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल कर लेते थे। डिफॉर्ज और उसकी बीवी मैडम डिफॉर्ज का शराब खाना दर हकीकत इनकलाबी लोगों का गढ़ था, जहाँ वो सब मिलते और इनकलाब की हिकमत अमली तय करते। ये सब इनकलाबी लोग एक दूसरे को याक के नाम से पुकारते। मैडम डिफॉर्ज हमेशा बुनाई में मसरूफ रहती। दर हकीकत वो उन लोगों के नाम अपने ऊन में बुन रही है जिनको इनकलाब के बाद सजा के तौर पर मौत के घाट उतारना था। चूंकि मार्की के कातिल को फांसी दे दी गई थी, लिहाजा शराब खाने में उन लोगों ने फैसला किया कि मार्की की तमाम जायदाद तबाह कर दी जाएगी और उसके खानदान के तमाम लोगों को भी मार डाला जाएगा।
अगरचे चार्ल्स डार्विन ने अपने आप को मार्की की खराबियों और बुराइयों से अलहदा कर चुका था, मगर उनके नजदीक वो भी उसी खानदान का एक फर्द था। इनकलाबियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। वो जल्द अज जल्द अपना मिशन मुकम्मल करके जुल्म का खात्मा चाहते थे। जॉन बारसार्ड, जो कि जासूस है और अब फ्रांस में है, वो डिफार्ज के शराब खाने में मालूमात और जासूसी की गर्ज से वहां आया है। वो डिफार्ज को बताता है कि लूसी की शादी चार्ल्स डार्विन से हो रही है। उन लोगों के लिए ये खबर बुरी है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन का नाम मैडम डिफार्ज बुन चुकी है और वो उससे इनकलाब के बाद मारने का इरादा रखते हैं। उससे तो उन लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है, मगर डॉक्टर मैने की बेटी लूसी उनके लिए बेहद काबिले एहतराम है। अब उनकी ख्वाहिश है कि चार्ल्स कभी भी फ्रांस ना आए, वरना उसकी मौत यकीनी है। चार्ल्स की शादी लूसी से कर दी गई। चंद दिन बीमार रहने के बाद डॉक्टर मैने तंदुरुस्त हो गए। दूसरी तरफ सिडनी कार्टर ने चार्ल्स और लूसी से हमेशा दोस्त रहने की दरख्वास्त की। मिस्टर स्ट्राइवर ने भी एक दौलतमंद बेवा से शादी कर ली। लूसी की एक बेटी हुई जिसका नाम भी लूसी ही रखा गया। एक बेटा भी हुआ जो फौत हो गया। जुलाई 1789 को जार्विस लॉरी ने डॉक्टर मैने को फ्रांस की खराब सूरत हाल के बारे में बताया और कहा कि वहाँ के लोग इनकलाब के खौफ से रकूम इंग्लैंड मुंतकिल कर रहे हैं। फ्रांस के अवाम किंग लुई के सख्त खिलाफ हो गए हैं। आखिरकार डिफार्ज ने इनकलाब शुरू होने का इशारा दिया और वो किला जिसमें बास्टील जेल बनाई गई थी, 25,000 लोग हर किस्म के हथियार लेकर उस पर हमला करने चल पड़े। इतनी बड़ी तादाद में लोग जिनके दिल गुस्से से पागल हो रहे थे, जेल की जानिब जा रहे थे। हर किसी के हाथ में हथियार। इतने हथियार कहां से उनके पास पहुंचे? किन किन हाथों ने उनकी मदद की? ये लो, तुम ये बंदूक लो, तुम ये पिस्तौल लो और ये गोलियां उसे दो। जल्दी करो, तुम्हारे पास हथियार नहीं, ये डंडा ले लो। हाँ, तुम ये कुल्हाड़ा लो। और वो जिसे कुछ ना मिल सका, उसका गुस्सा भी इस कदर ज्यादा था कि ईंटें ढूंढ रहा था जिन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ईंटें भी खत्म हो गईं तो दीवार तोड़कर ईंटें निकाली गईं। अगरचे दीवार तोड़ते हुए उनके हाथ जख्मी और खून आलूद हो गए। गुस्से की आग नफरत के इजहार से बुझाने का दिन था। लगता था ये आग जालिम की जान लेकर बुझेगी, चाहे इस दौरान इन लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। डिफार्ज आज सबसे ज्यादा मसरूफ था। लोग उसके अहकामात पर अमल कर रहे थे। उसकी बीवी जो हमेशा कुछ बुनने में मसरूफ रहती, उसके हाथ आज भी मसरूफ थे। बुनने में नहीं, बल्कि पिस्तौल और कुल्हाड़े से खेलने में। उसके साथ औरतों की बहुत बड़ी तादाद भी जुल्म के खात्मे के लिए जान का नजराना पेश करने के लिए मौजूद थी। लोग तो जैसे पागल हो चुके थे। आज कोई हथियार भी उनका रास्ता नहीं रोक सकता था। डिफार्ज दूसरे लोगों को हुक्म भी दे रहा था, तोप भी मुसलसल चला रहा था। फिर लोगों के इस समंदर को फतह हो गई। बास्टील जेल के हुक्काम ने हथियार डाल दिए। डिफार्ज अपने साथियों के साथ जेल के अंदर था। इसी दौरान डिफार्ज ने डॉक्टर मैने पर जेल में होने वाले मजालिम की वजह से उसके सेल नंबर 105 की तलाशी ली और डॉक्टर मैने ने जो तहरीर वहां छुपाई थी वो वहां से बरामद कर ली। बास्टील जेल के गवर्नर का सर उड़ा दिया गया। जो आदमी कहता था कि अगर रोटी नहीं मिलती तो भूखे लोगों को घास खानी चाहिए, उसको पकड़ लिया गया। उसके मुंह में घास वगैरह भरी गई और फिर फांसी दे दी गई। जेल का गवर्नर लोगों के हाथ आ गया। उसे धक्के देकर आगे बढ़ने पर मजबूर किया गया, फिर मार मार कर कत्ल कर दिया गया। मैडम डिफार्ज सुकून से उसे कत्ल होता देखती रही। जब मर गया तो अपने तेज खंजर से उसका सर काटकर तन से जुदा कर दिया। इंतकाम का जज्बा था कि ठंडा ही न होता था।
सर काटने के बाद उसे पैरों से रौंदा गया। 7 सर डंडों के ऊपर मौजूद थे जो लोगों के समंदर के आगे आगे जा रहे थे। ये उन लोगों के सर थे जो दुश्मन थे और कत्ल कर दिए गए थे, जबकि 7 लोगों को कंधों पर उठाया गया था। ये हीरो थे जो जेल से आजाद करवाए गए थे। बेतहाशा नारे, शोर, फतह का जश्न। बाद में मार्की की जायदाद को मुकम्मल। आ टेल ऑफ टू सिटीज़ का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।